बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, महागठबंधन के अंदर खींचतान तेज होती जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है सीट बंटवारा। सूत्रों के मुताबिक इस बार राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के रुख से कांग्रेस पार्टी नाराज है। कांग्रेस का आरोप है कि सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी एक तरफा फैसले ले रही है और सहयोगी दलों की बातों को ज्यादा तवज्जो भी नहीं दे रही है। बताया जा रहा है इसी नाराजगी को लेकर राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से फोन पर बात भी की है। बातचीत के दौरान सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस ने अपना कड़ा रुख जाहिर किया है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि पार्टी को सम्मानजनक संख्या में सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन आरजेडी उन्हें अपेक्षा से काफी कम सीटें देने को तैयार है। सूत्रों के अनुसार बातचीत में बात नहीं बनी है। ऐसे में तेजस्वी यादव खुद दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। ये मीटिंग अगले 2-3 दिनों में हो सकती है, जहां महागठबंधन के भविष्य की दिशा तय हो जाएगी। इधर पटना में राबड़ी देवी के आवास पर लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी नेताओं की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये बैठक शनिवार को हो रही है। इसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, रणनीतिकार और सहयोगी दलों के कुछ प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर पार्टी की मौजूदा रणनीति पर चर्चा की जाएगी। खास बात यह है कि इस बैठक में पारस गुट को लेकर भी स्थिति साफ हो जाएगी। माना जा रहा है कि सूरजभान सिंह और उनके परिवार के आरजेडी में शामिल होने के बाद पशुपत पारस का गुट और उसकी भूमिकाएं अब बदल सकती हैं और पशुपत पारस अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय भी कर सकते हैं। उधर कांग्रेस भी पीछे हट नहीं रही है। आरजेडी के दबाव की राजनीति से नाराज होकर कांग्रेस ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। ये बैठक ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। दिल्ली से कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी और सीनियर ऑब्जर्वर इस बैठक में जुड़ेंगे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस बैठक में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला ले सकती है। इसके साथ ही कुछ संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। ये भी संभव है कि कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए अपने पत्ते पहले ही खोल दे। महागठबंधन में ये पहला मौका नहीं है जब सीट बंटवारे को लेकर विवाद हुआ है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर नजर आ रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी अब खुलकर सामने आ चुकी है। कांग्रेस पहले से ही बिहार में अपनी उपेक्षा से नाराज चल रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो कांग्रेस अलग रास्ता भी अपना सकती है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव इस बात को अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस का महागठबंधन से बाहर जाना महागठबंधन की छवि और साख दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव अब खुद दिल्ली जाकर राहुल गांधी से सीधी बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में पशुपति पारस का मुद्दा भी केंद्र में है। सूरजभान सिंह के आरजेडी में शामिल होने के बाद पारस गुट को लेकर भी आरजेडी में इस वक्त मंथन जारी है। अगर पारस गुट भी अपने संगठन को आरजेडी में विलय करता है तो इससे सीटों की संख्या में और भी उलझन आ सकती है। कांग्रेस को डर है कि आरजेडी नए सहयोगियों को ज्यादा महत्व दे रही है और पुराने सहयोगियों की अनदेखी कर रही है। हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे एफआईआर हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। टिकट के ऐलान से पहले ही भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज थी। पवन सिंह भी इन मुलाकातों के बाद नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे और काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे। लेकिन इस बीच पवन सिंह ने अचानक ऐलान कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या ऐसी वजह आ गई है जो पवन सिंह अचानक पीछे हट गए हैं? अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। क्या पवन सिंह की कोई मजबूरी है या वो अपने मन से ही ऐसा फैसला ले चुके हैं? चलिए जानते हैं। बता दें कि बिहार के सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं में 5 मजबूरियां गिनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से पवन सिंह ने चुनावी मैदान से पीछे हटने का फैसला लिया है। तो क्या है ये 5 मजबूरियां? चलिए आपको बताते हैं। पहली मजबूरी है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से जुड़ा हुआ विवाद। बता दें कि 5 अक्टूबर को भोजपुरी स्टार पवन सिंह के लखनऊ वाले फ्लैट पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह मिलने पहुंची। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद पवन सिंह चले गए, जबकि ज्योति वहीं रही। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ। ज्योति ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। मामला काफी सुर्खियों में आ गया।
तो दूसरी मजबूरी बनी है प्रशांत किशोर से ज्योति सिंह की मुलाकात। बता दें कि बीजेपी जनसुराज को कोई मौका नहीं देना चाहती है। शुक्रवार को ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। जनसुराज के ऑफिस में बंद कमरे में दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने कहा, यहाँ पर मैं चुनाव लड़ने या टिकट के लिए नहीं आई हूँ। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिला के साथ ना हो, यही मैं चाहती हूँ। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिनके साथ ये अन्याय हुआ है। बस इसीलिए मैं प्रशांत किशोर से मिलने आई हूँ। यहाँ पर चुनाव को लेकर या टिकट को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये दूसरी मजबूरी थी जिसकी वजह से पवन सिंह को पीछे हटना पड़ा है। अब चलते हैं तीसरी मजबूरी पर। तो तीसरी मजबूरी जो बनी है पवन सिंह की, वो है ज्योति सिंह की योगी, मोदी और बृजभूषण से मदद की गुहार। बता दें कि ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर मदद मांगी थी। उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की थी कि मेरे सिंदूर की रक्षा कीजिए। इसके बाद ज्योति ने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में एक भावुक अपील भी की थी अपने समाज के लोगों से, यानी क्षत्रिय समाज के प्रभावशाली नेताओं से, जैसे सुधीर सिंह, सुशील सिंह, धनंजय सिंह और बृजभूषण शरण सिंह। तो ये थी तीसरी मजबूरी। अब चलते हैं चौथी मजबूरी पर। हरियाणवी एक्ट्रेस की कमर छूने का विवाद भी पवन सिंह के पीछे हटने की वजह बना है। बता दें कि हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव और भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बीच चल रहा विवाद अब कानूनी जंग में बदल सकता है। दिल्ली साइबर पुलिस स्टेशन में करीब 20 इंस्टाग्राम आईडी सौंपने के बाद अंजलि अब कुछ आईडी ऑनर्स को भी कानूनी नोटिस देने वाली है। इस बीच उत्तर प्रदेश के महिला आयोग ने अंजलि राघव के साथ हुए बैड टच मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट तलब की है। अंजलि ने करीब 20 इंस्टा आईडी दिल्ली साइबर सेल में दी थी, जिसके आधार पर साइबर पुलिस ने इन आईडी ऑनर्स को ईमेल भेजकर अपने अपने अकाउंट से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पवन सिंह की पांचवी मजबूरी बनी है सोशल मीडिया पर उनकी बिगड़ती हुई छवि। बता दें कि पवन सिंह ज्योति के रिश्तों की बात हो या फिर हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव का विवाद हो, दोनों को लेकर पवन सिंह सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। ज्योति सिंह लगातार पवन और उनके रिश्तों को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट कर रही हैं और इसे लेकर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो ये रही 5 मजबूरियां जिनकी वजह से पवन सिंह को चुनावी मैदान से पीछे हटना पड़ा है, या कह दें कि उनको विधायकी वाले अपने सपने को छोड़ना पड़ा है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे की खींचतान अब सियासी तकरार के रूप में बदलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस नाराज है, वहीं दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। और अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी खुलकर आरजेडी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पप्पू यादव ने दो टूक कहा, ये मनमानी नहीं चलेगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब आरजेडी में विचारधारा और संघर्ष की जगह टेक्निकल राजनीति ने जगह ले ली है। पप्पू यादव ने कहा, एक वक्त था जब आरजेडी को मास पार्टी कहा जाता था, एक ऐसी पार्टी जो आम लोगों की आवाज थी, लेकिन अब आरजेडी सिर्फ गठजोड़, पावर और गणित के खेल में फंस गई है। उन्होंने कहा, पहले जो राजद थी वो मास पार्टी थी, लेकिन अब ये टेक्निकल पार्टी बनकर रह गई है। अगर आप टेक्निकल चीजों में ही फंसे रहेंगे तो देर हो जाएगी। ये बयान सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की अगुवाई में हो रहे सीट शेयरिंग के प्रोसेस पर सवाल उठा रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आरजेडी से बेहद ही नाराज है। कांग्रेस चाहती है कि उसे अच्छी और सम्मानजनक सीटें दी जाएं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने खुद राहुल गांधी से फोन पर बात की है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। अब खबर है कि तेजस्वी यादव जल्द ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी। माना जा रहा है इस बैठक के बाद सीट बंटवारे को लेकर फाइनल फॉर्मूला निकल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि महागठबंधन सीट शेयरिंग का ऐलान करे। उसी मंच से ये भी साफ कर दिया जाए कि चुनाव के बाद वीआईपी को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। यानी मुकेश सहनी खुद के लिए उप मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसका ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं है। पार्टी का कहना है डिप्टी सीएम या सीएम का मामला चुनाव के बाद तय होगा, अभी सीटों पर ही फोकस किया जाना चाहिए। पप्पू यादव ने कांग्रेस के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, कांग्रेस के हक या सम्मान को राहुल गांधी के रहते हुए कोई भी छीन नहीं सकता है। जो लोग सीट शेयरिंग पर कांग्रेस को हल्का आंक रहे हैं,
वो गलत फहमी में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन तभी सफल हो पाएगा जब सभी दलों को बराबर का सम्मान मिलेगा। सिर्फ एक पार्टी की मनमानी से गठबंधन नहीं चल पाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि महागठबंधन के भीतर गंभीर असहमतियां पैदा हो गई हैं। सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। अब पप्पू यादव जैसे नेता भी खुलकर आरजेडी की एक तरफा नीतियों पर सवाल उठाने लगे हैं। सवाल ये भी है कि अगर यही हाल रहा तो क्या महागठबंधन चुनाव से पहले ही तो नहीं टूट जाएगा। तेजस्वी यादव की दिल्ली यात्रा और वहां होने वाली बैठक अब इस पूरे विवाद की टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इस बैठक के बाद ही साफ हो जाएगा कि महागठबंधन में किसे कितनी सीटें मिलने वाली हैं और महागठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है। टूट गए नीतीश। चुनाव से पहले ही बागी हुए पूर्व सांसद और जेडीयू नेता। ट्रिपल झटके में किस किस का नाम। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को एक के बाद एक करारे झटके लगे। पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं और लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के एक नेता ने जेडीयू और लोजपा छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का दामन थाम लिया। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि जेडीयू भीतर से कमजोर हो रही है और नीतीश कुमार के नेतृत्व की क्षमता अब सवालिया घेरे में है। पूर्व सांसद और जेडीयू के वरिष्ठ नेता संतोष कुमार कुशवाहा, जेडीयू के घोसी से पूर्व विधायक राहुल शर्मा, लोजपा नेता अजय कुशवाहा और जेडीयू सांसद गिरधारी प्रसाद यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश रंजन ने राजद में शामिल होकर जेडीयू को बड़ा राजनीतिक नुकसान पहुंचाया। ये सभी नेता बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हुए। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने भाजपा और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जेडीयू अब नीतीश कुमार की नहीं रही बल्कि भाजपा की कमान पर चल रही है। दिल्ली से नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर बिहार और जेडीयू को नियंत्रित कर रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जेडीयू अब 3 भ्रष्ट नेताओं के इशारों पर चल रही है और जो पुराने नेता पार्टी को सींचकर यहाँ तक लाए, अब कोई सम्मान के लायक वो रह नहीं गए, उन्हें सम्मान मिल नहीं रहा। उनका सीधा इशारा पार्टी के भीतर के उन लोगों की ओर था जो निर्णयों पर कब्जा जमाए हैं और जिनके चलते पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और नेता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है और वे फिर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा आखिरकार जेडीयू को खत्म कर देगी। इसी डर से 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ हाथ मिलाया था। उन्होंने खुद ये आरोप लगाया कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने में लगी है। उस समय महाराष्ट्र और झारखंड में ऑपरेशन लोटस चल रहा था और बिहार में भी वही साजिश रची जा रही थी। तेजस्वी ने आगे कहा कि अब नीतीश कुमार पूरी तरह से हाईजैक हो चुके हैं। पार्टी में सिर्फ 3 लोग सारे फैसले ले रहे हैं और नीतीश कुमार की पूरी राजनीतिक पूंजी को बर्बाद कर दिया गया। इस बीच उन्होंने संतोष कुशवाहा, राहुल शर्मा, अजय कुशवाहा और चाणक्य प्रकाश रंजन का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि इन नेताओं के आने से पूर्वांचल में राजद की पकड़ और मजबूत होगी। इस घटनाक्रम से जेडीयू को न सिर्फ राजनीतिक बल्कि जनाधार के स्तर पर भी भारी नुकसान हुआ। पूर्वांचल का जो इलाका जेडीयू का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां अब आरजेडी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और आने वाले विधानसभा चुनावों में जेडीयू के लिए ये बड़ा खतरा हो सकती है। पुराने नेताओं का पार्टी छोड़ना ये संदेश है कि जेडीयू का नेतृत्व अब संकट के बीच जूझता नजर आ रहा है। आंतरिक असंतोष कहीं न कहीं नजर आ रहा है। ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है क्योंकि उनके पुराने सहयोगी और वफादार उनका साथ छोड़कर विरोधी खेमे में जा रहे हैं। इससे उनके राजनीतिक भविष्य और पार्टी की साख पर गहरा असर पड़ेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनावी प्रचार की शुरुआत कर दी है। राघोपुर वही विधानसभा सीट जिसे तेजस्वी यादव की पारंपरिक सीट माना जाता है। अब पीके की एंट्री ने यहां मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है।
पटना में मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, सिर्फ ये चर्चा चल रही है कि मैं राघोपुर से चुनाव लड़ सकता हूं और तेजस्वी यादव ने दूसरी सीट ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी हालत भी राहुल गांधी जैसी हो जाएगी, जिन्हें अमेठी छोड़कर वायनाड भागना पड़ा था और फिर अमेठी में स्मृति ईरानी के हाथों हार भी झेलनी पड़ी थी। ये बयान साफ इशारा कर रहा है कि पीके अब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को टारगेट करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, राघोपुर कोई साधारण विधानसभा सीट नहीं है। ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से अब तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुनकर आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से मिलूंगा, लोगों की राय जानूंगा और फिर राघोपुर से चुनाव लड़ने का फैसला करूंगा। पीके का ये अंदाज बताता है कि वो जनता के मूड और राय को समझकर चुनावी रणनीति तय करना चाहते हैं। राघोपुर पहुंचने के बाद प्रशांत किशोर का स्वागत हुआ और लोगों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताईं। किसी ने सड़कों की हालत का मुद्दा उठाया, किसी ने बिजली पानी की किल्लत बताई। जवाब में पीके ने कहा, हम तो सब करेंगे ही, लेकिन आप लोग जाकर फिर जाति के नाम पर वोट मत दे दीजिएगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपके विधायक यहाँ आते हैं? इस पर भीड़ ने कहा, नहीं आते। इस प्रतिक्रिया से साफ हो रहा है कि क्षेत्र में लोगों की नाराजगी पहले से है और पीके इसे एक मौके के रूप में देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर राघोपुर से खुद लड़ेंगे? इसका जवाब उन्होंने सीधे तौर पर नहीं दिया, लेकिन कई बार वो संकेत दे चुके हैं। बता दें कि कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में पीके ने कहा था, अगर चुनाव लड़ेंगे तो या तो अपनी जन्मभूमि यानी करगहर से लड़ेंगे या फिर कर्मभूमि राघोपुर से। बता दें कि करगहर से जनसुराज पहले ही टिकट की घोषणा कर चुकी है। रितेश रंजन पांडे को वहां से टिकट दिया जा चुका है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राघोपुर की अगली लिस्ट में प्रशांत किशोर खुद उम्मीदवार बन सकते हैं। अगर वाकई पीके राघोपुर से लड़ेंगे तो ये सीधा मुकाबला होगा प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के बीच में। ये मुकाबला सिर्फ दो उम्मीदवारों का नहीं होगा, बल्कि दो विचारधाराओं, दो राजनीतिक यात्राओं और दो भविष्य की रणनीतियों का भी होगा। पीके एक तरफ खुद को जनता की आवाज और बदलाव का चेहरा बता रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और वो खुद को एक मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह अब राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की छतरी तले आ रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और पूर्व सांसद वीणा देवी और भाई चंदन सिंह भी आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये घटनाक्रम बड़ा उलटफेर माना जा रहा है, खासकर मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से, जहां छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह की छवि आज भी गहराई से जमी हुई है। राजनीतिक तौर पर देखें तो सूरजभान सिंह ने यह दांव न केवल अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए चला है, बल्कि ये कदम मोकामा में आरजेडी को मजबूत करने की ओर एक बड़ा रणनीतिक हिस्सा लगता है। अभी तक पशुपत पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में सियासत करने वाले सूरजभान अब सीधे तेजस्वी यादव की टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद इस परिवार को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। यह इस बात का साफ संकेत है कि आरजेडी सूरजभान के प्रभाव को गंभीरता से ले रही है। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को मोकामा सीट से आरजेडी का उम्मीदवार बना सकते हैं। ये सीट अनंत सिंह की पारंपरिक ताकत मानी जाती रही है। जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में दो बाहुबलियों की टक्कर ने मोकामा सीट की लड़ाई को और भी दिलचस्प बना दिया है। बता दें कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से बाहुबल और वर्चस्व की राजनीति का गढ़ रहा है। अनंत सिंह को यहाँ छोटे सरकार कहा जाता है और उनकी लोकप्रियता अभी भी एक हद तक बरकरार है। लेकिन आरजेडी के द्वारा सूरजभान परिवार को मोकामा में उतारना ये दिखाता है कि आरजेडी अब इस सीट को लेकर पूरी तरह गंभीर है और मुकाबले को त्रिकोणीय नहीं बल्कि सीधा बनाना चाहती है। बता दें कि सूरजभान सिंह का इस इलाके में पुराना वर्चस्व रहा है। एक समय में जब उनका नाम बिहार के सबसे ताकतवर बाहुबली नेताओं में गिना जाता था, उस वक्त सूरजभान सिंह यहाँ का नेतृत्व भी कर चुके हैं। उनके भाई चंदन सिंह और पत्नी वीणा देवी दोनों सांसद रह चुके हैं। अब इस परिवार का आरजेडी में शामिल होना न केवल पशुपत पारस की पार्टी के लिए झटका माना जा रहा है, बल्कि मोकामा की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत भी बताई जा रही है।
बता दें कि जहां एक और सूरजभान सिंह जैसे मजबूत नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, वहीं चर्चाएं ये भी हैं कि खुद पशुपति पारस अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि अगर वीणा देवी को मोकामा से टिकट मिलता है तो सीधे सीधे अनंत सिंह को राजनीतिक तौर पर चुनौती माना जाएगा। अनंत सिंह जहां जेडीयू से उम्मीदवार होंगे, वहीं वीणा देवी आरजेडी से उम्मीदवार हो सकती हैं। ऐसे में सूरजभान सिंह का सामाजिक आधार, रणनीतिक सोच और राजनीतिक अनुभव अनंत सिंह के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। खासकर भूमिहार वोट बैंक में इसका सीधा असर पड़ सकता है, जो अब तक अनंत सिंह के साथ रहा है। समर्थन आप देख लीजिए हमारे पार्टी को कितना समर्थन मिल रहा है। तो बिना बुलाए भीड़ उमड़ जा रहा है मेरे लिए। परसों जोरदार ऐलान होगा। नहीं तो लगातार कार्यक्रम, नेता कार्यक्रम में न चलेगा, थोड़ा ना कारपोरेट बिजनेस ऑफिस चलाएगा। इस तरीके से बिहार भर में घूम रहे हैं भैया, कैसा समर्थन मिल रहा है आपकी पार्टी? समर्थन आप देख लीजिए हमारे पार्टी को कितना समर्थन मिल रहा है। तो बिना बुलाए भीड़ उमड़ जा रहा है मेरे लिए। AIMIM के जन समर्थन AIMIM के लोग भी मिले हैं आके सर। थर्ड फ्रंट भी बना तो सब मिल ही रहे हैं लोग आकर के। कब तक सर? अब आने वाले देखिए कितने सीटों पर सर उम्मीदवार उतार रहे हैं? वो हम परसों आपको डिसाइड कर देंगे। हम क्या राघोपुर से भी उम्मीदवार उतारेंगे? परसों बता देंगे। परसों गठबंधन बना रहे हैं चंद्रशेखर की पार्टी से हो रही है आपकी? वो बता दिया जाएगा। परसों ऐलान करूंगा मैं। इस बार किसका सरकार बनेगा सर बिहार में? परसों जोरदार ऐलान होगा। अच्छा ये बताइए सर, एनडीए की मीटिंग हो रही है पर मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहे, ना किसी से मिल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं तो अब मुख्यमंत्री जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी क्या खिचड़ी पकड़ा होगा। अब तो मुख्यमंत्री से ना पूछिएगा। जेडीयू के कई लोग आरजेडी का सदस्यता दामन थाम रहे हैं। अब थाम रहे हैं तो वो जानेंगे कहाँ से कहाँ। जिसका अपना जो मन है, जिसका लोकतंत्र में जिसको जहाँ जाना है वो अपना जा रहा है। आप कहाँ लड़िएगा, राघोपुर महुआ से या फिर हसनपुर से? तो हम तो ऐलान कर ही दिए। बार बार काहे के लिए फालतू बात बोलना है? हम तो बोल ही देंगे महुआ से लड़ेंगे, तो फिर फालतू का सवाल है तुम लोग का। इस तरीके से रोजगार के बारे में कह रहे हैं, क्या लगता है बदलाव होगा बिहार? रोजगार तो मिलना ही चाहिए लोगों को, और परिवर्तन हो ही रहा है। सरकारी तुम आ जाओ, तुम चलो। सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे तुम हैं। चलो ना तुम। सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं कि हर पहले सरकार बनने दीजिए ना। हाँ। सरकार बनेगा तब ना। नहीं तो लगातार कार्यक्रम, नेता कार्यक्रम में न चलेगा, थोड़ा ना कारपोरेट बिजनेस ऑफिस चलाएगा। इस तरीके से बिहार भर में घूम रहे हैं भैया, कैसा समर्थन मिल रहा है आपकी पार्टी? समर्थन आप देख लीजिए हमारे पार्टी को कितना समर्थन मिल रहा है। तो बिना बुलाए भीड़ उमड़ जा रहा है मेरे लिए। AIMIM के जन लोग समर्थन AIMIM के लोग भी मिले हैं आके सर। थर्ड फ्रंट भी बना तो सब मिल ही रहे हैं लोग आकर के। कब तक सर? अब आने वाले देखिए कितने सीटों पर सर उम्मीदवार उतार रहे हैं? वो हम परसों आपको डिसाइड कर देंगे। हम क्या राघोपुर से भी उम्मीदवार उतारेंगे? परसों बता देंगे। परसों गठबंधन बना रहे हैं चंद्रशेखर की पार्टी से हो रही है आपकी? वो बता दिया जाएगा। परसों ऐलान करूंगा मैं। इस बार किसका सरकार बनेगा सर बिहार में? परसों जोरदार ऐलान होगा। अच्छा ये बताइए सर, एनडीए की मीटिंग हो रही है पर मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहे, ना किसी से मिल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं तो अब मुख्यमंत्री जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी क्या खिचड़ी पकड़ा होगा। अब तो मुख्यमंत्री से ना पूछिएगा। जेडीयू के कई लोग आरजेडी का सदस्यता दामन थाम रहे हैं। अब थाम रहे हैं तो वो जानेंगे कहाँ से कहाँ। जिसका अपना जो मन है, जिसका लोकतंत्र में जिसको जहाँ जाना है वो अपना जा रहा है। आप कहाँ लड़िएगा, राघोपुर महुआ से या फिर हसनपुर से? तो हम तो ऐलान कर ही दिए। बार बार काहे के लिए फालतू बात बोलना है? हम तो बोल ही देंगे महुआ से लड़ेंगे, तो फिर फालतू का सवाल है तुम लोग का। इस तरीके से रोजगार के बारे में कह रहे हैं, क्या लगता है बदलाव होगा बिहार? रोजगार तो मिलना ही चाहिए लोगों को, और परिवर्तन हो ही रहा है। सरकारी तुम आ जाओ, तुम चलो। सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे तुम हैं। चलो ना तुम। सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं कि हर पहले सरकार बनने दीजिए ना। सरकार बनेगा तब ना।